नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपसे बातचीत करने के लिए। और चूंकि अभी मुद्दा सिर्फ बंगाल का ही चल रहा है, कोरोना ज़रूर है। कोरोना में एक के बाद एक घटनाएं हैं, आसपास के लोग कोरोना के साथ जा रहे हैं। बहुत सारी दर्दनाक कहानियाँ रोज़ कोरोना की मेरे आसपास से गुजर रही हैं। और अब हम चूँकि दिल्ली में हैं, यानी जहाँ कोरोना का सेंटर इस वक्त है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, ये तमाम जगह इस समय कोरोना से घिरी हुई हैं। ऐसी हज़ारों कहानियाँ हैं जिसमें सिलेंडर नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, बेड नहीं है, लोगों के पास दवाइयाँ नहीं हैं, लोगों को कहीं से ज़रूरी सामान तक नहीं मिल रहा जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर शामिल हैं। कंसंट्रेटर की कीमतें कई गुना हो गई हैं। ख़ास तौर से लोग जमाखोरी कर रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं, रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन में पानी भर कर बेच रहे हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ मेरे इर्द गिर्द, मेरी आँख के सामने सब तरफ हो रही हैं। लाखों रुपए लेकर बेड दिए जा रहे हैं। इस पूरे इलाके में आपको दिखेगा बहुत सारी बातें हैं जिनको तमाम नेता अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से अपने लिए व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन लोग मर रहे हैं। हज़ारों लोग रोज़ मर रहे हैं। इतने लोग मर रहे हैं कि शायद हिंदुस्तान ने इतनी बड़ी आपदा बहुत दिनों से पहले कभी देखी नहीं होगी। अगर स्पेनिश फ्लू या फिर 1943 का वही बंगाल के अकाल की बात करें, 42-43 के उस अकाल की जिसमें लाखों लोग मर गए थे, तो उसके अलावा एक डिवीज़न जिसने हम लोगों को, लाखों लोगों को हमेशा के लिए हमसे छीन लिया था। एक से एक बर्बरता की घटनाएं हुई, एक से एक दर्दनाक हादसे हुए, लेकिन शायद हम लोगों की याद में ये पहली ऐसी घटना है जब कहीं भी हर आदमी सिर्फ ईश्वर से मदद मांगता दिख रहा है, क्योंकि कहीं भी सरकारों के कोई भी संसाधन पर्याप्त नहीं है, ना उनकी तैयारियां, ना उनके सपने, ना उन्होंने इस तरह से सोचा, ना ही किसी तरह की, और जैसे सब कुछ अब जनता पर छोड़ दिया हो। इन तमाम के बीच में वापस बंगाल पर क्यों? बंगाल दरअसल हमारी उस जो एक राजनीतिक ढांचा है, जो एक हमारा संविधान बनाया गया, जिस तरह से संविधान की परिकल्पना की गई, अब उसके टेस्ट केस के तौर पर दिख रहा है। क्योंकि इससे पहले भी अलग अलग जगह पर पार्टियां हारी हैं, पार्टियां जीती हैं, हिंसाएं हुई हैं और हिंसा होती रही अलग अलग जगह पर, लेकिन इस तरह की सुनियोजित हिंसा शायद अभी तक किसी राज्य में देखी नहीं गई, जहां कि आप विपक्षियों को ख़त्म कर दें, उनको उनके ऊपर इतने ज़्यादा अत्याचार कर दें कि वो खड़ा होना भूल जाएं। अभी जब हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं, उसी वक्त 9 बजे करीब बीजेपी की तरफ से पार्टी में एक शेयर किया गया वीडियो है जो खेजूरी में है, जिस महिला के साथ गैंगरेप किया गया, और अब वो कह रही है कि मैं हिंदू नहीं, मैं अब हिंदू नहीं, इस तरह की बातें वो पुलिस के सामने कर रही है। वो वीडियो है जो इस दर्द का पूरा बयान करता है, वो किस तरह से, अब इसके क्या मतलब है, मैं क्या कहूँ। वो लोग जिनकी हत्याओं की फ़ोटो आज भी हैं, आज तो देश के केंद्रीय मंत्री की गाड़ी पर हमला होता है, वो भी बाकायदा दिखाया जाता है। इसके ये एक अलग किस्म का एक पूरे देश में और नैरेटिव चल रहा है। आप देख रहे हैं कि बंगाल को लेकर एक तो ये मेन मीडिया से गायब होती हुई खबर है, आपको बहुत ज़्यादा दिख नहीं रही है। लगता है जैसे बंगाल को लेकर मीडिया ने तीसरी कर ली है, और इस वक्त वो लोग अपने हाल पर छोड़ दिए जो अलग अलग जगह पर जिनसे बाइट ले लेकर एक बदलाव की कहानी हम लोग सुना रहे थे, वो लोग आज अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, अपनी इज़्ज़त आबरू बचाने के लिए घर से निकल कर भाग रहे हैं। वो लोग कहीं कहीं आपको इस तरह के बहुत वीडियो मिल रहे हैं, ख़ास तौर से उन दुकानों को लूटने के जो अल्पसंख्यक वर्ग की थी, लेकिन वो बीजेपी को समर्थन कर रहा था, इसलिए था। बात वहाँ ये हर बार सवाल आ रहा है कि आखिर बीजेपी की ही बात क्यों कर रहा हूँ मैं, या इस तरह, क्योंकि वहाँ उस समय चुनाव में सिर्फ बीजेपी उस पार्टी का, सत्तारूढ़ पार्टी का मुकाबला कर रही थी, टीएमसी का, जो इस समय पूरे देश में अकेली महिला मुख्यमंत्री हैं। और ये रेप की कौन सी घटना है, इस पर शायद वहाँ की पुलिस ज़्यादा वो देगी, और उस पुलिस के सहारे यहाँ बैठे हुए वो जो पत्रकारिता के वेश में बैठकर देश को तोड़ने के और देश के अभिव्यक्ति के नाम पर पता नहीं क्या क्या बातें करने वाले लोगों का गैंग है जो पूरी तरह से, और वो साफ दिखता है। ऐसा नहीं है कि कोई उसके लिए आपको चश्मा लगाना पड़ेगा, आपको साफ दिखता है अगर आप देखना चाहते हैं तो।
वो तमाम लोग उन आर्ट न्यूज़ नाम की एक मैं देख रहा था उसको फेसबुक पर, चूँकि इसमें जिस फ़ोन से मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसी में वो आर्ट न्यूज़ आप भी जाकर देख सकते हैं। वो कुछ कुछ फ़ोटो उठा रहा है उसमें से इस तरह के एक दो फ़ोटो हैं जो चूँकि सोशल मीडिया पर जब शेयर किया जाता है तो उसमें इस तरह की एक दो बातें लोग ज़रूर करते हैं। हो सकता है कोई भी कर सकता है, जिसमें कि कोई पुराना फ़ोटो उठाकर उसको लगा दिया गया है। लेकिन वो ये नैरेटिव क्यों गढ़ना चाहता है? वो इसलिए गढ़ना चाहता है, वो बाकी तमाम उस घटनाओं को झूठा साबित करने के लिए इस तरह के केस साबित कर रहा है। वो ये नहीं बता पा रहा है, वो आर्ट न्यूज़, कि ये सच भी है। उसमें अभी तक एक भी चीज़ इस तरह की नहीं दिख रही है। वो सिर्फ ये दिख रहा है कि ये झूठ है, ताकि इस पूरे नैरेटिव को ज़ीरो किया जा सके। और जिस तरह के घृणा में लोग एक दूसरे की राजनीतिक घृणा में अंधे हो गए हैं, उनके लिए नेशन से मतलब नहीं, उनको कुछ लोग, कुछ पार्टियां, उनके लिए उनका सिर्फ वही एक मतलब रह जाता है। वो मुझे लगता है कि इस समय बहुत ही ज़्यादा इस पर जोर ऊपर है। लेकिन हमको बंगाल से उठने वाली इन आवाज़ों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये आवाज़ें सिर्फ वो नहीं हैं जितनी दिखाई दे रही है। ये एक आगे की तरफ बढ़ने वाला एक इस तरह का कोड है जो पूरी राजनीति को तहस नहस करके इस देश को वापस उसी दोराहे पर लाकर खड़ा कर देगा, जैसा कि 1947 में देखा, 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे में देखा। ये लगातार, चूँकि बंगाल से चली हुई वही आवाज़ थी जिसने पूरे देश में कानों में शीशे भर दिए, और जिस तरह का अत्याचार उस समय किया गया उसकी एक पुनरावृत्ति आप होते हुए देख रहे हैं। उस वक्त भी एक राजनीतिक लड़ाई को हासिल करने के लिए, राजनीतिक उद्देश्य को हासिल करने के लिए बंगाल को निशाना बनाया गया था। और बंगाल से ही फिर वो कहानी बड़ी हुई थी कि किस तरह से 10,000 लोगों की मौत पर एक आदमी पर मुकदमा चलता है। जी हाँ, यही एक कहानी सिर्फ उस वक्त थी। कल जब मैं बात कर रहा था आपसे कि आखिर इसका मतलब क्या है, आखिर क्यों इस तरह किया, तो आपको बहुत सारे उदाहरण इसमें मैं दे सकता हूँ जिसमें किस तरह से इसको एक प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से आप अपने राजनीतिक विरोधियों को या तो ख़त्म कर दें या उनको इतना टेरराइज़ कर दें कि उनके हिंदुस्तानी संविधान पर आस्था ख़त्म हो जाए, और फिर अपने साथ इस तरह के गुंडे, मजहबी, जो जिहादी टोन में विश्वास रखने वाले लोगों की एक जमात खड़ी कर दें, जिसके लिए इस देश का मतलब सिर्फ उनको उनकी शरिया के हिसाब से, मैं सिर्फ कुछ लोगों के लिए कह रहा हूँ जो लोग इसमें इस धार्मिक उत्साह से इसको ले रहे हैं, और उन्होंने इस वक्त ममता बनर्जी उनका इस्तेमाल कर रही हैं और वो ममता बनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको इस पूरे घटनाक्रम से समझ में आएगी कि आखिर वो इतनी घटनाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा क्यों ले रहे हैं। बंगाल बार बार उस ऐसी घटनाओं का गवाह क्यों बनता है, बार बार बंगाल में इस तरह की राजनीतिक हिंसा की कहानियाँ क्यों आती हैं। कल भी मैंने कुछ चीज़ें बताई थी। बहुत सारे लोग मेरे सीधे उनसे, जो लोग मेरे साथ इस वक्त जुड़े थे, उनमें से बहुत सारे लोग हट के गए हैं। उन्होंने कुछ कुछ लिखा भी है, ट्विटर्स पर भी लिखते हैं वो, कि साहब आपने गलत बताया और ये है और वो है, आप अपने। लेकिन मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि जो संख्या है उसको आप हटा के देखते हैं। हम बात करते हैं कि क्या जिस राजनीतिक गुंडागर्दी की, हिंसा के डर की बात की गई थी वो सही निकला कि नहीं निकला। जिस तरह से हिंसा के लिए क्लब तैयार किए गए थे, जिनको इन क्लब कल्चर के सहारे हर एक वोट बैंक का हिसाब रखा गया था, नहीं तो फिर इस तरह से हमले कैसे होते। सुनियोजित तरीके से गांव-गांव में हिंसा, गांव-गांव में जिस तरह की मारपीट की घटनाएं, जुलूस के बाद जिस तरह हमले, अगर हम इन सब को गौर करते हैं तो लगता है कि जैसे ये सब कुछ पहले से तय। हम लोग जब बातचीत कर रहे थे, क्योंकि एक कवरेज के लिए एक रिपोर्टर जाता है तो वो अपने नज़रिए को ज़रूर सामने रखता है, वो किसी पार्टी का। चूँकि यहाँ दो पार्टियाँ थी, इसीलिए मैंने बीजेपी चूँकि उस समय दिख रही थी एक उभरती हुई ताकत के तौर पर, और टीएमसी यहाँ सत्तारूढ़ थी, बाकी किसी भी पार्टी की कोई ताकत वहाँ नहीं थी। इसको बहुत बार गौर करने के बाद, चूँकि ये प्रयोग काफ़ी दिक्कत भरा है, ये प्रयोग सिर्फ एक राजनीतिक प्रयोग नहीं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से अल्पसंख्यकों को एक राजनीतिक औजार के तौर पर अलग अलग जगह इस्तेमाल किया गया। चाहे वो यूपी में हो, जिस तरह से मुस्लिम वोटों के साथ जातीय गणित जोड़कर फिर एक ताकत के तौर पर उभरने की बात हो, या फिर बिहार में हो। ये जो समीकरण बनते हैं, इसमें हमेशा हर कोई पार्टी को यह हक है, और हर किसी चाहे वो धर्म हो, संप्रदाय हो, जाति हो, उसको यह हक है कि वो किस तरह से अपनी राजनीति तय करती है। लेकिन जैसे इसमें आप ये गौर करने लगते हैं, इस बार ये अलग है। ये बंगाल का एक्सपेरिमेंट बिल्कुल अलग इसलिए है क्योंकि इस बार वो 31% वोट शेयर के
के लिए बाकी तमाम चीज़ें गौण की गई, उनको उस लेवल पर ले जाया जा रहा है जिससे कि उसी शहर के, चूँकि ये बाकी सब जगह हम इसलिए याद नहीं कर रहे हैं या बाकी सब जगहों से ये ज़्यादा घटना गंभीर क्यों है, इसको अगर आप गौर करना चाहते हैं तो आपको बार बार इतिहास में लौटना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ बैठे हुए जो लोग दिल्ली के इस जीत को चमत्कारिक जीत बता रहे थे, जो इसको ओवरवेलमिंग विक्ट्री बता रहे थे, और बहुत सारे लोगों ने, आपने भी सोचा, हम लोगों को भी पहले एकदम इस तरह से लगा कि हाँ ये एक इस तरह की जीत हुई है जो हम लोग ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जनता के समझ से। लेकिन मैंने कल किस तरह से जो आपको ब्रीफ किया कि ये सारी जीत कुछ वोटों के इससे उधर होने से ज़्यादा है, इससे ज़्यादा वोटों वहाँ नहीं थी, लेकिन जिस तरह की हिंसा शुरू की गई उसमें उस वोटों का जो शिफ्टिंग है उसकी तरफ इशारा मिलता है। ये लगातार आप देखेंगे कि उन हिंदू इलाकों पर हमला है जिन लोगों ने ये जो लोअर कास्ट, अगर हिंदू वर्ग की जो ग्रामीण में रहने वाली, बंगाल के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली जनता में बिल्कुल खास तौर से सबसे ज़्यादा हिस्सा दलित और आदिवासी जनसंख्या का है, और जो अपर कास्ट है वो शहरों में है, और ख़ासतौर से भद्रलोक में एक बड़ी संख्या उनकी है जिन्होंने पूरी तरह से चुनाव में हमेशा से सत्तारूढ़ पार्टी का साथ दिया। और शुरू से लेके जब अंग्रेज इस देश में थे तो बहुत ज़्यादातर उनके साथ सीख के, जब उनको लगा कि बदलाव में ज़रूरत है, उनको फ़ायदा हो सकता है, तो बदलाव में चले गए, और जब उनको लगा कि अभी कांग्रेस सत्ता में तो वो कांग्रेस के गुण गाए। वो पत्रकारों के रूप में भी बहुत सारे उनमें आते हैं, और फिर उन्होंने वाम मोर्चे का लंबे समय तक, यानी आपको इस तरह की बहुत सारी घटनाएं मिलेंगी जिन पर उन्होंने दिल्ली में आकर बवाल मचा दिया, यानी कपों में क्रांतियाँ ला दी, लेकिन उन्होंने कभी भी बंगाल की उस अभिव्यक्ति की चिंता नहीं की, उस आदमी के वोट देने की चिंता नहीं की जिसके वोट देने के नाम पर उसको गांव के घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। एक हिंसा की लंबी राजनीति है, उसको मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। तो ये जो घटनाएं हैं, मैं वापस इस पर आता हूँ कि आखिर ऐसा क्या है कि ये क्यों खतरनाक प्रयोग लग रहा है। क्योंकि आप देखेंगे अभी हमला करके जातिगत गणित को, डेमोग्राफी को पूरा चेंज कर देने की स्थिति है। अगर आप ये देखेंगे कि अगर आप उस हिस्से में या तो उनको टेरराइज कर दें या उनको फिर पूरा सा ख़त्म कर दें, डरा दें, और या फिर कन्वर्जन की बात करने लगे, क्योंकि एक डर हर आदमी के अंदर बैठ जाएगा, ये उन तमाम लोगों के अंदर बैठ जाएगा। क्योंकि जिस तरह से देश की राजधानी से इस पर कोई एक्शन नहीं, आज एक टीम भी गई है 4 गृह मंत्रालय के अफसरों की जो वहाँ मिली है, जिससे बीजेपी के नेताओं ने बात की है, और इसके अलावा यहाँ से बात की गई थी, प्रधानमंत्री ने राज्यपाल से बात की थी, ऐसी खबर आई थी फिर। हालांकि इस पर अभी तक कोर्ट का कुछ नहीं हुआ, एएसजी या किसी ने मेंशनिंग करने की कोशिश की हो कि इस पर बंगाल में ये चल रहा है। क्योंकि जब मैं बात कर रहा था मुझे लग रहा था कि आज शायद कम हो जाएगा, लेकिन अभी इस तरह की घटना फिर आई, जिसको मैंने ट्वीट किया था और फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैंने उसको ट्वीट से हटा दिया। हिम्मत का मतलब ये कि उस दर्द को कोई बर्दाश्त करने के बाहर है। ये बार बार लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं लग सकता या ये नहीं लग सकता। ये सरकारों का काम है, किस तरह से उसको देखा जाना है। लेकिन क्या यहाँ से उन लोगों के साथ बातचीत नहीं हो सकती थी? ये मैं बार बार कह रहा हूँ, कल भी कह रहा हूँ कि उन लोगों को एक स्टर्न वार्निंग की, जिन लोगों के चेहरे इन सब में आ रहे हैं उनमें से किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हिंदुस्तानी कानून के तहत उनको सज़ा दी जाएगी और राज्य सरकार ये करे, इस पर पूरी नज़र रखी जाएगी। ये एक ऐसा बयान था जिसको दे देते शायद उन लोगों को हौसला मिल जाता, क्योंकि उनका अपना चला गया, उनके घर चले गए, उनके बाहर चले गए, वो छोड़ कर भाग रहे हैं। अपने ही देश में एक माइग्रेशन की प्रोसेस से शुरू हो गई है, मतलब ये दोबारा से देखने के लिए देश के सामने ये एक बार फिर आ गया। मैं कल आपके साथ जब बातचीत कर रहा था तो उसमें मैंने कुछ चीज़ों के उदाहरण देने की कोशिश की थी। मैं आपको सिर्फ हमारी अनीता इंदर सिंह हैं जिनकी बुक्स की मैं बात कर रहा हूँ, भारत का विभाजन। हम लोग सिर्फ इसलिए क्योंकि क्यों बंगाल का ये खतरा बड़ा है, क्यों इसको देश की राजनीति से अलग देखा जाना चाहिए, क्यों इसको सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि ये बहुत ईजी है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने मुसलमानों को शांत रहने की सलाह दी थी। मुस्लिम लीग ने डॉन जैसे अखबार में 16 अगस्त को विज्ञापन छपवाए, आज सीधी कार्रवाई का दिन है, आज हर मुसलमान अल्लाह के नाम पर अहद करे कि वो हमले का मुकाबला करेगा, क्योंकि उन्होंने अमन की पेशकश की जिसे वो ठुकरा दिया गया। वे अपने अहद पर कायम रहे, लेकिन उनके साथ धोखा हुआ। उन्होंने मांगी आज़ादी पर वे दे रहे गुलामी, अब तो ताकत से ही मिलेंगे हमारे हुकूक। ये साफ किया गया। दंगे की सूचनाएं उस दिन पुलिस मुख्यालय में सुबह 6:30 बजे से पहले ही पहुंचने लगी। दोपहर तक हिंसक, शायद मैंने इस पर बात किया, जो सोहरावर्दी ने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, ये मुख्यमंत्री थे, सोहरावर्दी ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को आदेश दिया कि 24 परगना जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट से कह के दंगे में पकड़े गए सभी मुसलमानों को रिहा करवा दे।
यानी जिन्होंने दंगा किया था उनको रिहा करवा दें, लेकिन उस अधिकारी ने ऐसा नहीं किया, ऐसा माना जा रहा है। उस समय गवर्नर सोहरावर्दी ने अधिकतर समय कंट्रोल रूम में बताया, जिसमें अक्सर उसके सहयोगी भी साथ रहते थे। इससे पुलिस कमिश्नर के लिए स्पष्ट निर्देश देना कठिन हो गया था। किसी मंत्री का काम नहीं होता कि वो पुलिस को आदेश दे कि उस स्थिति में उसे किस तरह काम करना है, लेकिन पुलिस कमिश्नर के लिए स्थिति इसलिए भी नाजुक बन गई थी कि कानून और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार मंत्री को कंट्रोल रूम से बाहर नहीं कर सकता था। कंट्रोल रूम का दौरा न करने के लिए मुख्यमंत्री को रोकने का अधिकार केवल बरोज का था, यानी जो गवर्नर था, लेकिन उसने ऐसा आदेश नहीं दिया। 17 अगस्त को इस शहर का एक दौरा करने पर गवर्नर को लगा उसने सांप्रदायिक दंगे को कल कम करके आंका था, तो उसने तत्काल से सेना को कार्रवाई करने का आदेश दिया। दोपहर सेना की तैनाती करने में इतनी देरी क्यों की गई? लोगों का कहना है कि वह बरोज का स्वीकार करना उसने उसका कहना यह था कि बंगाल में गवर्नर शासन इसलिए लागू नहीं किया क्योंकि ऐसा करने से लीग आंदोलन शुरू कर सकती थी, जिसका वह सामना नहीं कर पाता। अभी भी आपने बहुत सारे सवाल सुने होंगे, और मैं किसी संविधान को तोड़ने के पक्ष में नहीं हूँ, किसी गलती के नहीं हूँ कि राष्ट्रपति शासन ऐसे ही लगा दिया जाए, किसी चुनी हुई सरकार को बर्खास्त किया जाए, लेकिन उस सरकार के इंटेंशंस क्या हैं, किस तरह से वो चुनी गई है, और अगर वो हिंदुस्तान के पूरे मूलभूत ढांचे को ध्वस्त कर रही है तब उसके क्या मायने होंगे। हाँ, कलकत्ता में सीधी कार्रवाई के फलस्वरूप 10,000 लोग मारे गए, लेकिन मुकदमा केवल एक पर चला। ये लोग, आप गौर कीजिए, जो लोग ये हत्याएं कर रहे हैं, रेप में शामिल हैं, जो आरोप है रेप का, और इसके अलावा जिस तरह से लूट और घरों को तोड़ा जा रहा है, उसमें से कितनों पर मुकदमे चलेंगे? आप में से बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देखते हैं, उनमें से कितने लोग ये लिख कर बता सकते हैं कि हाँ, इतनों पर मुकदमे चलेंगे? इसके अलावा ये किताब अनीता इंदर सिंह की है, सिर्फ इस बाद। और अब ये जानना शुरू हुआ कि आखिर इसके बाद का क्या है। इधर नोआखली और तिपरिया में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिसमें हत्याएं, बलात्कार, धर्म परिवर्तन और जबरन शादियां तक की गई। इन सब के पीछे संगठन का हाथ था, जिसके प्रमाण भी थे। बंगाल की कार्यविधि यहाँ भर्त्सना की जाने लायक थी। 12 अक्टूबर को जब दंगा भड़का तब गवर्नर बरोज छुट्टी पर था। लीग सरकार ने पुलिस पर दबाव डाला कि दंगों से जुड़े सभी आपराधिक मामले वापस ले लिए जाएं। इनमें दंगा, आगजनी, डकैती और बलात्कार जैसे गंभीर अपराध शामिल थे। जिलाधिकारियों को व्यापक नीति तथा शरणार्थियों को राहत देने के मामलों में अंधेरों में रखा गया। लीग के केंद्रीय नेतृत्व ने इन दंगों की कभी भर्त्सना नहीं की। जब इनको लीग के नेशनल गार्ड्स के शामिल होने का सवाल था, और नेशनल गार्ड्स पर लीग के केंद्रीय नेतृत्व का नियंत्रण था। अब 1940 में इसमें किया गया। इसी बीच में ये आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें बता सकते हैं। बिहार की जनसंख्या, बिहार के और उसके बीच में, फिर चूँकि ये किताबें जब बताई गई तो इनमें ये बताते हुए बहुत ही कम इस्तेमाल किया गया कि वो किस तरह से, मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से ममता बनर्जी और उसका, कल एक 2 राय पर वाम में मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से एक हिंसा का पूरा तांडव किया गया। आज खेजूरी जो है वो बिल्कुल नंदीग्राम के बराबर, जो वाले खेजूरी की एक सीट है, वहाँ ये लग रहा था कि क्या होगा, लड़ाइयाँ होंगी, बाद में होंगी, लेकिन जिस तरह से सबक सिखा गया, मुझे लगता है कि वो बहुत ही ख़तरनाक तरीके से ये हुआ। मैं आपको बता देता हूँ कि ममता बनर्जी ने इस वक्त क्या कहा था। ममता बनर्जी कवर्ड फ्रॉम हर हेड द शोल्डर इन ए वाइट स्लो। ये इस वोट के लिए ममता बनर्जी ने क्या क्या इस्तेमाल किया था, ये मैंने शायद आपको बताया था। ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन 2011 पीपल वर aghast to see Mamata Banerjee covered from her head to the shoulder in a white cloth as she stepped out her car in front of the writers building. She was probably trying to send a message to the minority committee. Mamata made it mandatory to herself to be present at the Central Morning Nawaz on Eid at Red Road in Kolkata. ये आप ममता बनर्जी के किस तरह से उसने इसको फिर वापस मैं कह रहा हूँ कि किस तरह से इस पर हम लोग द पुलिस रिकवर्ड 2 डेड बॉडीज़, ये हम लोग आपको बता सकते हैं। कि मैं आपको एक और चीज़ जो दिखाना चाह रहा था कि किस तरह से इस हिंसा के ख़िलाफ़ जब ममता बनर्जी खुद जब उसमें थी तो उस समय क्या हुआ था। पॉलिटिकली चेंज फिनोमिनन, प्रफुल्ल चंद्र घोष, मुझे लगता है कि इस समय फिर इस पूरे मसले में जो लगातार अपने को जो डर मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि वो ये बड़ा डर है कि ये हिस्सा किस तरफ चला जाएगा।
ये हिस्सा किस तरफ जाएगा। और सी यूज टू होल्ड द सनहती दिवस every year on 6 December, the day of the Babri Masjid was demolished in 2017. Mamata addressed the rally and said, there are 31% of Muslim brothers and sisters. It may be duty to protect them. If you call it appeasement, I don't care. उसने इसको सीधे तौर पर कहा कि और बरकती और इन तमाम चीज़ों को ये किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी ने ऐसी स्थिति में क्या कहा था। द टीएमसी चीफ ये इनफैक्ट देर आर ये जब हिंसा हुई 2001 में, इस तरह की हिंसा इसी तरह के चुनाव में 2000 में हुई थी, तब क्या कहा गया। इनफैक्ट द टीएमसी चीफ insistence on the imposition of president rule in the state was such that at the one point in 2000, after a violent by-election in East Midnapur, Panskura, the then NDA convener George Fernandes released a resolution in the alliance requesting the government to take whatever step is deemed necessary to prevent the destructions of democratic institution in West Bengal. The central government followed suit and sent letter to the Jyoti Basu government in Bengal asking for explanation regarding the political violence which was on the rise. ये ममता बनर्जी खुद चाहती थी कि उस वक्त राष्ट्रपति शासन लगे। हालांकि उस समय वो क्या चाहती होंगी ये मुझे नहीं मालूम है। ममता बनर्जी कांग्रेस का नारा था होए ए बार नोए न बार। उसके बाद उन्होंने फिर एक चुनाव लड़ा, उसके बाद उनको इस तरह की सफलता उस समय भी नहीं मिली। ऐसा नहीं है कि जो हम लोग ये कहें कि उनको एकदम चुनौती नहीं मिली या वो खड़ी नहीं हुई। मैं बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे लगता है कि ये हिंसा के बाद हम लोग इस पर नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन तस्लीमा नसरीन, अब मैं उस वो जो भीड़ है, जो वो लोग चाहते हैं, वो क्या है, वो किस लिए इस पार्टी के साथ या उस पार्टी के साथ जुड़ते हैं, उसमें से एक है 30 मार्च 2013 को 16 इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन केम टुगेदर एट द मैदान, वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक ग्राउंड इन कोलकाता, इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द वार क्राइम trial in Bangladesh and support of the vice president of Jamaat Islami Bangladesh, Delwar Hossain Saidi, one of the prime accused in the 1971 genocide. 30 मार्च 2013 को बंगाल में मैदान में एक बड़ी रैली होती है, जिसमें कि हज़ारों लाखों लोगों की तादाद में जुटकर वो ये किसके समर्थन में रैली होती है, जमात इस्लामी बांग्लादेश के दलवार हुसैन सईदी की, जिसने 1971 में जो जीनोसाइड किया था, जिसमें मुसलमान भी, हिंदू बहुत बुरी तरह मारे गए, बंगलाई मुसलमान मारे गए और उसके बाद वो डिवीज़न हुआ। लेकिन उसमें जितने अत्याचार उसमें हिंदुओं पर हुए थे वो भी एक अलग कहानी है, जिसको कभी सेपरेट करके दिखाने की कोशिश नहीं की। और इसमें बदलों के उन चंद पत्रकारों का बहुत बड़ा हाथ था जो आज ये कहते हैं कि बांग्लादेश हमारे लिए नज़दीकी है। वो वहाँ से भागे हुए हैं परिवार सहित, लेकिन वो यहाँ बैठ के अब समझा रहे हैं कि बांग्लादेश उनके लिए नज़दीकी है, बंगाल और महाराष्ट्र और गुजरात उनके लिए दूर है। अब इट वाज एस्टोनिशिंग टू सी। अब इसमें जो ये गैदरिंग हुई थी उस पर एक अखबार का जो ये था कि ए रैली फॉर वार क्रिमिनल, यानी आप, हालांकि हमसे बेहतर रिकॉर्ड बांग्लादेश ने अभी बनाया जब से वो हसीन नवाज़ है, उन्होंने साफ तौर पर उनको सज़ा हुई, वार क्रिमिनल्स को बाकायदा ढूंढ कर सज़ा दी। हिंदुस्तान में कभी किसी को इस तरह की घटनाओं पर सज़ा देते हुए हम लोगों ने नहीं सुना, और इसीलिए मुझे डर है कि वो हज़ारों लोग जो इस आगजनी हिंसा, लूट और रेप की घटना में कुछ लोग जो शामिल हैं, उनको शायद कभी सज़ा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जिस पार्टी की मुखिया ये स्टैंड ले चुकी हों कि ये गलत हैं, ये खबरें इस तरह की, हालांकि उन्होंने कुछ पैसे भी देने की बात कही है, लेकिन वो कितनों को सज़ा मिलेगी, उनमें से कितनों को, जैसे मैंने आपको बताया 10,000 हत्याओं में एक आदमी पर मुकदमा चला था। तो खैर हम लोग जाते हैं तस्लीमा नसरीन पर, एक दूसरा केस है जिसने उसके 2007 में तस्लीमा नसरीन को छोड़ देना, जिसमें उसको जो है यहाँ से बरकती, जो बहुत करीब ममता बनर्जी का हुआ करता था, टीपू सुल्तान मस्जिद का, जो उसको बहुत बड़ी ताकत उस समय हासिल थी। जो लोग उनको जानते हैं वो बता पाएंगे कि किस तरह से बरकती
अपने फैसले लिया करता था। उसकी बत्ती पर रेड लाइट उस समय भी रहती थी जबकि बाकी सबकी हट गई थी, क्योंकि ये ममता बनर्जी के करीब हुआ करते थे मुस्लिम वोटों के। 2010 में एक देगंगा का, नॉर्थ 24 परगना का एक दंगा हुआ था, देगंगा राइट एज एग्जाम्पल, क्योंकि दुर्गा पूजा को वहाँ मनाने की कोशिश की गई थी। दुर्गा पूजा इन कॉन्स्टेंसी, दिस इज़ द मुस्लिम मेजॉरिटी एंड वहाँ आइडिया ऑफ बंगाल सेकुलरिज्म, ये उन लोगों का जवाब है जो इसको देखना चाह रहे थे कि आखिर बंगाल किस तरह अलग है। दिल्ली के पत्रकार नहीं समझ सकते क्योंकि यहाँ एक भाषा है, यहाँ अस्मिता है, यहाँ कल्चर है, यहाँ संस्कृति है। उसी पर ये थोड़ी सी लाइन्स हैं जिसको ये लिस्ट था 6 वर्स्ट कम्युनल राइट अंडर द यूपी गवर्नमेंट में इसको माना गया था। देगंगा राइट हैज़ बिगिन ऑन मंडे 6 सितंबर को एंड कंटिन्यू फॉर सेवरल डे। 24 पीपल वर हर्ट एंड सेवरल हाउस प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय व्हेन द क्लैश ब्रोक आउट बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी इन द बसीर हाट सब डिवीजन ऑफ नॉर्थ 24 परगना। 150 किलोमीटर उससे आगे था, कोलकाता से आगे, वहाँ आप इसको देख सकते हैं। मैंने आपको ये एक एक करके उदाहरण दिए कि क्यों ये जो इस तरह का जो डिवीज़न है वो क्यों ख़तरनाक है, क्यों उसके मतलब इस बार के हैं और इससे क्यों दूसरे राज्यों की राजनीतिक पार्टियां एक अपने विरोधियों को सफाई करने की तरफ क्यों नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि ये मैसेज है, ये आपको ये बता रहा है कि अगर सरकार लुंज पुंज हो जाएगी, केंद्र सरकार सिर्फ स्टेट का मसला है, तब आप उसमें क्या कर सकेगी। उस पर मैं चूँकि इसमें मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, इसमें लाइन से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्या डर क्या है और किस तरह से वो डर आपको आगे की तरफ ले जा रहा है, किस तरह से ये मैसेकर्स जो है जिस तरह से बढ़ता जा रहा है और जिस पर लोग उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी या गृह मंत्री अमित शाह इस पर कुछ एक्शन लेंगे या उनके साथ खड़े होंगे। हालांकि जिस तरह का एक्शन है वो ज़रूर संवैधानिक दायरे में करने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि एक्सप्लेन्स मैं आपको सिर्फ कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि क्यों ये डर है। ये डर का चुनाव किस तरह से बहुत मायने रखता है और वोटिंग पैटर्न क्या कहता है, ये सिकंदर हयात खान और उन सब के बारे में ये पूरी किताब जो मैं आपके बारे में बताना चाहूँगा। इस किताब में बहुत कुछ अगर पढ़ेंगे तो आपको आपकी रूह कँपा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप जो है उस पूरी किताब को पढ़कर ये देखें कि मुस्लिम्स मस्ट रिमेंबर इट वाज द रमज़ान द कुरान वाज रिवील्ड। ये डायरेक्ट एक्शन डे की बात मैं कर रहा हूँ कि डायरेक्ट एक्शन डे से पहले किस तरह से वो पूरा हिस्सा वहाँ दिया गया, डायरेक्ट एक्शन डे किस तरह से हुआ और उससे पहले वोटिंग पैटर्न क्या था, किस तरह से जब वोटिंग हुई उन सीटों पर जो बंगाल में थे तो 86.6% वोट मुस्लिम लीग को पड़ा था वहाँ उन सीटों पर पूरी तरह से एक तरफा। द मुस्लिम लीग सिक्योर्ड 86.8 मुस्लिम वोट्स and trimmed in every single Muslim constituency for the Central Legislative Assembly. It clearly show that 86.8 Muslims of India wanted division of the country and establishment of separate homeland for the entire Muslim community. In Bengal, the result were more spectacular for the Muslim League. It captured 115 seats out of 123 reserved for the Muslims and formed the ministry under the leadership of Mr. H.S. Sohrawardy with the support of the European member numbering 25 and the member belonging to the Scheduled Caste Federation led by Dr. Mr. Jogendra Nath Mandal. It was a stable government, no doubt, but the fate of Hindus of Bengal come unstable and doomed forever. ये मैंने आपको सिर्फ उसके चुनावी नतीजों के बारे में बताया कि वो चुनावी नतीजे वो 86% वोट, वो 123 में से 117 सीटें उनका जीतना, 115 सीटें जीत लेना लीग का, और उसका वोटिंग पैटर्न लगभग उसी तर्ज पर दिखता है जिस पर अब है। लेकिन ये इस देश में उनको राइट है, किसी भी समुदाय को राइट है, लेकिन उसके बाद की हिंसा का पैटर्न क्यों आपको याद दिलाता है कि वो किस लिए ये वोट किया जा रहा है और ममता बनर्जी इसका इस्तेमाल किस तरह करना चाहती हैं। ये एक बहुत बड़ा खतरा इस देश के सामने हो सकता है, क्योंकि मैं किसी की राजनीतिक विचारधारा पर, क्योंकि किसी भी पार्टी की जीत हार पर हमसे कुछ लेना देना नहीं होता। हम लोग पत्रकार हैं, हमको ये देखना है कि हमको सिर्फ और सिर्फ कि जो इशू हैं उन पर लोग किस पर बात कर रहे हैं, किससे बात, लेकिन वो तमाम इशू संवैधानिक इशू होते हैं। वो तमाम एक कॉल फॉर टोटल एनिलेशंस ऑफ हिंदूज सीक्रेट सर्कुलर इशूड अमंग द मुस्लिम्स,
ये जो 16 अगस्त 1946 की बात मैं कल करने की कोशिश कर रहा था, उसी के बारे में आपको बता देता हूँ। ऑल मुस्लिम्स ऑफ इंडिया शुड डाई फॉर पाकिस्तान, विद पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट होल्ड ऑफ द इंडिया शुड बी कंकर्ड, ऑल पीपल ऑफ इंडिया शुड बी कन्वर्टेड टू इस्लाम, all Muslim kingdom should be joined hand with the Anglo-American, with Pakistan establishment whole of India should be conquered. One Muslim should get the right of 5 Hindus. एक मुस्लिम को 5 हिंदुओं के अधिकार होने चाहिए. Each Muslim is equal to 5 Hindus. एक मुस्लिम 5 हिंदुओं के बराबर है. All Muslim until Pakistan and Indian Empire is established, the following steps should be taken. All factories and shops owned by Hindus should be burned, destroyed, looted, and loot should be given to League office. All Muslim leaguers should carry weapon and defiance of order. All nationalist Muslims, if they don't join the League, must be killed by the secret Gestapo. Hindus should be murdered gradually and their population should be reduced. All temples should be destroyed. Muslim League spies in every village and district of India. Congress leaders should be murdered. उस समय कांग्रेस, चूँकि वो वहाँ उनको ये कहा जा रहा था कि वो हिंदू, वो मतलब उस पार्टी का और कोई रीज़न नहीं था, वो हिंदू समर्थक है, इसलिए उसके लीडर्स को मारना है. शुड बी डिस्ट्रॉयड. अपर ऑफिस कांग्रेस के, सीक्रेट गेस्ट ऑफिस, सिंगल पर्सन कराची, बॉम्बे. और इसमें मैं एक और वर्ड में पढ़ देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये जो लगातार डर किस तरह से बढ़ रहा है, क्योंकि ये वोटिंग पैटर्न लगभग उसी तरह से शो करता है. मैं आपको और आंकड़ों के साथ बता रहा हूँ, किसी तरह के किसी भी आदमी के खिलाफ, किसी भी धर्म या संप्रदाय के खिलाफ नहीं. मैं आपको उस वोटिंग और उस हिंसा का जोड़ता हुआ जो रिश्ता है वो वापस वहाँ जा रहा है, जिस पे डेरेक ओब्रायन का वो संसद का बयान याद होगा, जिसमें वो कहना क्या चाहते थे, कहा क्या और उसको इस्तेमाल किस तरह किया, कि कराची वाले डेरेक ओब्रायन का कुछ नहीं पता. कराची वाला पाकिस्तानी मुस्लिम्स जिस समुदाय के नाम पर उन्होंने इसको शुरू किया था, वहाँ खुद बता रहे हैं कि वो पाकिस्तान वाला डेरेक ओब्रायन इज़ देयर नो ओब्रायंस इन पाकिस्तान, हिंदुस्तान में है. और उसको किस वजह से वो है, इस बात को निगेट करते हुए वो उसमें क्या कहना चाहते थे मैं नहीं समझ पाया था उसको. अगर आप भी वो संसद में उसका बयान देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं. वो अपने आप में ये दरअसल मऊआ मोइत्रा या इस तरह के लोग, ये सिर्फ एक ख़ास गैंग के लिए उपजते हैं. ये उन लोगों के जो अधिकार, मैंने फिर आपको कहा कि उस अभिव्यक्ति की आज़ादी की कहानी सिर्फ उतनी होती है क्योंकि वो जो बंगाल में कभी राजनीतिक सत्ता, जो राजनीतिक अभिव्यक्ति की नहीं दी गई आज़ादी, और जिन्होंने कोशिश की उनका इस्तेमाल आज जिस तरह किया गया, जिस तरह उनको मारा जा रहा है, सड़कों पर घसीटा जा रहा है, जिनमें से कुछ के साथ महिलाओं के रेप होने जैसे आरोप लग रहे हैं, और बाकी भागने की घटनाएं तो आप देख ही रहे हैं इस पर भी. और कल भी डेरेक ओब्रायन ने वो चुनौती दी चेक जी कि पहले वो चुनाव आयोग से निपटेंगे और बाद में तमाम लोगों से, जो लोग मीडिया में इस तरह की खबरें दे रहे हैं और वो तमाम चीज़ें, उनसे निपटेंगे. और अब उनकी धमकी को सिंसियर लेना चाहिए, क्योंकि देश के बहुत सारे पत्रकारों ने जो यहाँ दिल्ली में बैठकर एक ख़ास किस्म की पत्रकारिता कर रहे हैं, उन्होंने इस बात को साफ कहा है कि अब विकल्प उनको बनाना है. मतलब हो सकता है कोई भी आए, कोई प्रधानमंत्री मोदी के लिए कैंपेन करने का किसी को, मुझे हक नहीं है, या किसी पत्रकार को, उसको बेहतर है वो इश्यूज़ पर बात करे. लेकिन जिस तरह की आने की बात की जा रही है, जिस हिंसा को हम देख रहे हैं, उसको कौन सपोर्ट कर सकता है? ये ढांचे को तोड़ने की कोशिश है. फिर मैं, हिंदू वुमेन एंड गर्ल शुड बी रेप्ड, किडनैप्ड एंड कन्वर्टेड इनटू मुस्लिम फ्रॉम अगस्त 1946. ये पी उसका सेक्शन है जो मैं आपको पढ़ रहा हूँ. ये सीक्रेट बैलेट है जो सबको दिए गए थे. मुस्लिम लीग का 1940 का, मैं इसमें टेकन फ्रॉम द ईस्टर्न रेकनिंग, जीडी खोसला का, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस नंबर ND 110001 में छपी हुई किताब है. हिंदू कल्चर शुड बी डिस्ट्रॉयड, ऑल लीगल शुड ट्राई टू क्रूअल एट टाइम टू हिंदूज एंड बायकॉट देम सोशली, इकोनॉमिकली एंड मैनी अदर वे. नो मुस्लिम शुड बाई फ्रॉम हिंदू डीलर्स, ऑल हिंदू प्रोड्यूस फिल्म शुड बी बायकॉट, ऑल मुस्लिम शुड बी ओबे दीज इंस्ट्रक्शन एंड ब्रिंग इन टू एक्शन बाई September 1546. रमज़ान का इसमें काफ़ी जिक्र किया गया, क्योंकि रमज़ान के महीने में हुआ था. मुझे लगता है ये जो चल रहा है ये भी रमज़ान के महीने में, और भी इसमें बहुत सारी किताबों का जिक्र मैं कर सकता हूँ. लेकिन उन किताबों के जिक्र से ज़्यादा बड़ी बात यह है कि इस समय जो हो रहा है वो एक पैटर्न की तरफ है. क्या उससे दूसरे जो राजनीतिक दल हैं, जिनके पास गुंडे हैं, जिनके पास बदमाश हैं, जो जीतते भी हैं, वो तमाम पार्टियों में हैं, उसमें ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो नहीं है, लेकिन क्या वो एक ख़ास समुदाय को इस्तेमाल करके देश के खिलाफ या अपने तमाम विरोधियों के खिलाफ इस तरह की एक मुहिम शुरू कर सकती है, ताकि बाद में चुनाव का कोई मतलब ना रह जाए और तमाम लोगों का. ये किताब का नाम है बंगाल 1946 कैलकाटा नोआखली किलिंग तुहिना.
ये वहीं छपी हुई बुक्स थी, 2011 की बुक है। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ सकते हैं। इस किताब के पढ़ने से आपको शायद बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। इसमें मैंने नोआ खली का जिक्र नहीं किया, जहाँ हज़ारों लोगों को मारा गया था, कन्वर्ट किया गया था, धर्म बदले गए थे, और महिलाओं के साथ रेप की इतनी घटनाएं हुई थी कि शायद उनको देखकर, उनको सुनकर बहुत सारे पत्थर भी पिघल कर शीशे में बदल जाते। लेकिन वहीं वहाँ जहाँ प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जाकर शांति स्थापित करने की कोशिश की थी, और उनको कहा था कि जिनके साथ हो गया उनको माफ़ भी करना है, उन हत्यारों को भी माफ़ करना था। कई बार इस तरह की चीज़ें दिखती हैं इतिहास के पन्नों में, जो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाती हैं। खैर, मैं आपको बहुत ज़्यादा अब और इस इशू पर नहीं बात करना चाहता। इतिहास तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन मुझे लगता है कि बंगाल की जिस लाइन को हम पसंद करते हैं, हमको बंगाल का वो नहीं, क्योंकि बंगाल से महान सपूत पैदा हुए जिन्होंने इस देश की आज़ादी में बड़ा योगदान दिया। लेकिन बंगाल का ये इतिहास आपको हर बार चौंकाता है, और इस बार भी जो खतरनाक संदेश निकला है। क्योंकि उस वक्त अगर आप गौर करते हैं, जब बंगाल देश में बंटवारा हुआ था, या जब देश में डिवीज़न के प्लान बना, तो बंगाल इसलिए भी अहम था, उस वक्त भी अहम था, क्योंकि वहाँ मुस्लिमों की आबादी हिंदू संख्या से ज़्यादा थी। ये मतलब बंगाल सबसे अहम प्रांत था जहाँ ये जनसंख्या का अंतर मौजूद था, यानी मुस्लिमों की तादाद हिंदुओं से ज़्यादा थी। इसीलिए सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी हिम्मत और सबसे बड़े जो उसको औजार मिले मुस्लिम लीग को, वो वहाँ से मिले। लेकिन मुझे जिस पर गर्व है, मैंने याद कीजिए जब नंदीग्राम में, शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, नंदीग्राम में जब ममता बनर्जी ने अपना रोड शो शुरू किया था, जब वो पूरा कई किलोमीटर लंबा रोड शो उन्होंने किया था तो उसमें वहाँ अमर शहीद खुदीराम की मूर्ति लगी हुई थी। मिदनापुर के उस अमर सपूत की उस मूर्ति पर न रंग था, न रोगन किया गया था, न रंग था, न उसकी सफाई की गई, धूल भरी उस मूर्ति को। आप मेरे ट्विटर हैंडल पर जाकर देख सकते हैं कि उस दिन क्या था। तो मुझे उनका ये गाना खुदीराम की स्मृति में आज भी बंगाल में गाया जाता है। मुझे लगता है कि खुदीराम बोस का बंगाल शायद अभी तक नहीं आया है, लेकिन फिर भी मैं वो बता दूं कि जिसके लिए बंगाल हम लोगों को अजीज़ है, हम लोगों को पसंद है, इन तमाम के बावजूद एक बार विदाई दे माँ घूरे आसी, हंसी हंसी परबो फांसी देखबे भारतवासी। एक बार मुझे विदा दे माँ, अब मैं जाता हूँ हंसी हंसी, हंसते हंसते फांसी लेता हूँ, फांसी देखेंगे भारतवासी। कलेर बो माँ तेरी करे, दाढ़िए छिलाम रास्तार धारे मागो। मतलब ये इंग्लिश वासियों को इन्होंने एक कहा कि यदि तुमको 10 मास 10 दिन परे, जन्म निभो मासिर धरे मागो, तखन यदि ना चिंते पारिस। इन्होंने कहा कि मैं 10 मास 10 दिन बाद आऊँगा, फिर वापस मासी के पेट से आऊँगा, उनके गर्भ से आऊँगा। ये तखन यदि ना चिंते पारिस, यदि तुम मुझे नहीं पहचान पाओगी, देख भी गलाए फांसी। तब गले पे फांसी का निशान देखना, एक बार विदाई दे माँ घूरे आसी। ये वो खुदीराम की धरती है जो शायद पता नहीं क्या है, किसी श्राप से ग्रस्त है कि बार बार उसके यहाँ से इस तरह की चीज़ आती है। लेकिन मैं आपको इसमें, ओ माताओं, क्या तुम उस दुस्साहसी बालक के बारे में सोच सकती हो जो तुम्हारे अपने प्यारे बेटे से भिन्न है? क्या तुम एक मातृविहीन बच्चे को फांसी पर चढ़ते देख सकती हो? तुम अपने बेटे की मंगल कामना के लिए 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा अर्चना करती हो, किंतु क्या तुमने उन देवताओं से प्रार्थना भी की कि वे खुदीराम की हिफाजत करें? क्या तुम्हें इसके लिए शर्म महसूस करती हो? हमें मालूम है तुम्हारे पास मेरे इन सवालों का जवाब नहीं। हम एक मांग लेकर तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हैं। हम अपने खुदीराम को वापस चाहते हैं, क्योंकि वह उन लोगों का नहीं था जिनकी माताएं हैं, वह हम लोगों का था जो मातृविहीन हैं। खुदीराम वापस लौटने के लिए गया था, देश के घर में पैदा होने के लिए। उसे अपने घर की सुख सुविधाओं में कैद मत करो, उन्हें बाहर निकलने दो, क्योंकि वे सिर्फ अपनी माओ या अपने घरों के लिए नहीं, वे पूरे देश के लिए हैं। वे तुम्हारे लिए नहीं, न मेरे लिए हैं, वे देश के लिए हैं, देश पर बलिदान होने के लिए हैं, देश की पूजा करने के लिए हैं। खुदीराम, तुम कहाँ हो मेरे भाई? तुमने वायदा किया था कि तुम 18 महीनों के बाद फिर से पैदा होंगे, किंतु 18 लंबे वर्ष बीत गए। अपने गीतों को याद करो और कृपया आकर हमारा नेतृत्व करो, ताकि हम देश के लिए फांसी के फंदे को गला लगा सकें। काजी नजरुल इस्लाम। मुझे लगता है कि खुदीराम बोस के लिए की गई प्रार्थना ही हमारी प्रार्थना हो, और जो हमने बातें की ये शायद सच न निकले, लेकिन इस चुनाव से बहुत सारे ख़तरे देश के सामने ज़रूर हैं। नमस्कार।